Hi, students and friends. Welcome to the channel Learn and Teach by Sir Ayaz. This is your host and teacher Sayyid Ayazuddin Haider. So, this video session is for science worksheet for grade 8. I'm going to solve this worksheet which will help you to do better in the final exam 2024. मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। ये साइंस वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 1 जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबायोटिक फैक्टर। सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि बायोटिक और एबायोटिक के दरमियान फर्क क्या है। बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो मीन्स लाइफ। तो बायोटिक फैक्टर जो होगा उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। ए बायो नॉट लिविंग थिंग्स। यानी कि बायोटिक फैक्टर में लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। एबायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे। अगर आप इसमें गौर से देखिए तो ए में प्लांट्स, सी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डी में टाइगर, ये सारे के सारे बायोटिक फैक्टर है। तो इनमें से कोई भी चॉइस सही नहीं। सो ऑटोमेटिकली बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मिनरल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। मिनरल इज ए बायोटिक फैक्टर। नंबर 2, स्कैवेंजर्स ईट द सॉफ्ट पार्ट ऑफ। स्कैवेंजर्स किसे कहते हैं? स्कैवेंजर्स जो है वो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाते हैं। कभी भी लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स को नहीं खाते। हमारे पास स्कैवेंजर्स की एग्जांपल है, क्रो है, वल्चर्स है, कोमोडो ड्रैगन है। एक्सेट्रा। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं। इसमें ज्यादातर डेड एनिमल्स को खाते हैं, डेड प्लांट्स को तो नहीं खाते। तो आपके पास आएगा ए इसका करेक्ट आंसर। नंबर 3, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, सरफेस, ये सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है और इस पे रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है। ये रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है, डेफिनेटली ये रिफ्लेक्ट करेगी। A light bounce back when it hit the स्मूथ और रफ सरफेस। ये मैंने स्मूथ सरफेस की एग्जांपल दी। तो ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं, ये राइट एंगल पे, ये नॉर्मल है इसका, ये नॉर्मल है। तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो लाइट बाउंस बैक कर रही है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे। और इसका जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और याद रखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है। लाइट डज नॉट रिफ्लेक्ट, ये इनकरेक्ट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू नॉर्मल, ये भी इनकरेक्ट है।
और फॉल्स तो है ही नहीं है स्टेटमेंट। नंबर 4, अ गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल इज रिएक्टेड विद एसिड्स, नेम द गैस। जब भी मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा एक ही गैस प्रोड्यूस होती है और वो होती है हाइड्रोजन गैस। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 5, इमेज मैग्निफाइड ड्यू टू। देखिए कॉनकेव लेंस जो है वो इमेज को मैग्नीफाई कर देता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों जो है ये इनकरेक्ट है। उसकी बजाय इसमें आपका इमेज मैग्नीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस जो है मिनिमाइज करता है। तो ए बी और डी गलत है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। नंबर 6, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स एक्ट एज कंडक्टर्स एक्सेप्ट। देखिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज करेक्ट। प्लास्टिक कप इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज रॉन्ग। ये कंडक्ट नहीं होने देता हीट को। डार्क कलर्ड जीन्स ये भी कंडक्ट करती है हीट, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी, रेडिएट करेगी, ये इंसुलेटर का काम नहीं करेगी। जो आपके सारे के सारे कंडक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं, मेटल कंडक्टर के तौर पर एक्ट करता है, और डार्क कलर्ड जीन्स जो है ये एब्जॉर्ब करेगी और रेडिएट करेगी हीट को। ग्रेफाइट ये एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, ये भी करती है, ग्रेफाइट भी करता है। मैंने क्लास में बताया था, प्लास्टिक कप नहीं करेगा। बी विल बी द राइट आंसर इन दिस केस, बी सिर्फ इसका आंसर होगा सही। प्लास्टिक कप के अलावा बाकी सारे कंडक्ट करते हैं, दे ऑल आर कंडक्टर्स। 7, द हीट ट्रांसफर्ड इन एयर इज थ्रू। एयर के अंदर हीट हमेशा ट्रांसफर होती है थ्रू कन्वेक्शन, कंडक्शन या रेडिएशन के थ्रू कभी भी नहीं होती। कन्वेक्शन इज द राइट आंसर, नन ऑफ द दिस तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये याद रखिएगा। कन्वेक्शन यानी कि जो करंट्स हैं उसके थ्रू जो है वो हीट ट्रांसफर होती है, एयर के अंदर भी और वाटर में, सो इट्स ड्यू टू कन्वेक्शन। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर। कौन सी एग्जाम्पल जो है वो कंज्यूमर की नहीं है। कंज्यूमर कैसे कहते हैं, विच ईट अदर ऑर्गेनिज्म, बस ये याद रखिएगा, दूसरी ऑर्गेनिजम्स को ये खाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। ठीक है, चीता दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, जी हाँ खाता है, तो चीता सही नहीं हो सकती चॉइस, दिस इज रॉन्ग। कार्कस, कार्कस कहते हैं डेड ऑर्गेनिज्म को। डेड ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं खा रहा है। ह्यूमंस ये भी खाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को, ये नहीं हो सकते। फॉन, फॉन कहते हैं बेबी ऑफ डेयर, डेयर का जो बेबी है वो फॉन कहलाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। सो चीत कार्कस जो है इसकी राइट है चॉइस, सो बी विल बी द राइट आंसर इन दिस केस। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कांट कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ एसिड्स। एसिड्स के इफेक्ट को कौन कैंसल आउट करता है, बेसिस और अल्कलीस। कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ एसिड्स। अब बेसिस में कौन कौन आ सकता है, बेसिस अल्कली में मेटल आ सकते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आ सकते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स हो सकते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड्स अल्कलीस को कहते हैं, अल्कलीस। मेटल हाइड्रोक्साइड्स बेस भी हैं और अल्कलीस भी हैं। मेटल कार्बोनेट भी कैंसल आउट करेंगे एसिड का इफेक्ट। एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, ये सारे के सारे कैंसल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज यहाँ नजर आ रही है
तो वो एसिड के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेगी। तो हम चॉइसेस को नैरो डाउन करते हैं। चॉइस ए मेटल ऑक्साइड कैंसिल आउट करेगा, जी कैंसिल आउट करेगा, तो ये नहीं हो सकता। मेटल कार्बोनेट करेगा, ये भी नहीं हो सकता। हाइपोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, एसिड एसिड के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करता, अल्कलीज कैंसिल आउट करेगा। सो चॉइस सी जो है इस केस में राइट आंसर है। नंबर 10, a ray of light changes its speed and direction when it reaches from gas to liquid. This is called, ये देखिए मीडियम चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ मीडियम, ये चेंज ऑफ मीडियम है, गैस से लिक्विड में आ रहा है, एंड रे ऑफ लाइट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएगी। ये कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये डिस्पर्जन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन। बाकी चॉइसेस जो हैं वो इनकरेक्ट। नंबर 11 पर आ जाते हैं सीधी। नंबर 11, टू मैग्नेट्स आर रिपेलिंग ईच अदर, दे मस्ट हैव डैश पोल्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईच अदर। रिपेल कर रहे हैं, लाजमी इनके जो पोल्स हैं वो क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे। दोनों पोल्स जो इनके क्या होंगे, सिमिलर होंगे, डिफरेंट नहीं हो सकते। अब चॉइसेस देख लीजिए आप, चॉइस ए को छोड़ दीजिए, चॉइस ए ही इसमें सही आंसर है, सिमिलर। बाकी चॉइसेस देख लेते हैं हम, बाकी चॉइसेस क्यों नहीं सही है। डिफरेंट अगर होते तो ये अट्रैक्ट करते, रिपेल नहीं करते, तो ये गलत है। नॉर्थ साउथ डिफरेंट पोल है, साउथ साउथ नॉर्थ ये भी डिफरेंट पोल है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ओनली चॉइस ए विल बी द राइट आंसर, सिमिलर पोल्स है और रिपेल करेंगे। नंबर 12, द मटीरियल्स विच अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू आर नोन एज। देखिए कुछ मटेरियल जो सारी लाइट को पास होने देते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलाउस ऑल लाइट टू पास थ्रू देम। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स क्या होते हैं, जो अलाउ करते हैं सम लाइट टू पास थ्रू। ये स्टेटमेंट यहां पर अप्लाई हो रहा है, बी सही होगा। ओपेक मटेरियल्स किसे कहते हैं, which does not allow, which does not allow any light to pass through। वो ओपेक मटेरियल्स होते हैं जो लाइट को बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि उनको पास कर सके, जैसे डेस्क है, चेयर है। तो ये भी इनकरेक्ट है, ए भी इनकरेक्ट है, सी डी सब इनकरेक्ट है, बी जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये अलाउ कर रहा है सम लाइट टू पास थ्रू। ये ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहलाते हैं। नंबर 13, विच गैस इज प्रोड्यूस, ये आपने बताना है कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है व्हेन अमोनियम सॉल्ट्स आर रिएक्टेड विद अल्कली। अल्कली जो है मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मेटल हाइड्रोक्साइड्स को जब भी आप अमोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करवाएं, अमोनियम सॉल्ट का मतलब ये कि अमोनियम उसके अंदर आ रहा होगा। अमोनियम सॉल्ट्स जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, जैसे कि अमोनियम सल्फेट, ये सारे के सारे अमोनियम सॉल्ट्स हैं। जब भी इसको मेटल हाइड्रोक्साइड्स या अल्कली से रिएक्ट करवाओगे तो अमोनिया गैस मिलेगी। डी इसमें राइट आंसर है, बाकी सारे गलत हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी नहीं होगी प्रोड्यूस, ना ही हाइड्रोजन गैस होगी, ना ही ऑक्सीजन गैस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कब होगी, मेटल कार्बोनेट और एसिड को रिएक्ट करवाओगे। हाइड्रोजन कब होगी, मेटल और एसिड को रिएक्ट करवाओगे। ऑक्सीजन का कोई हमने रिएक्शन नहीं किया। Number 14, the band of colored light which make up white light is called spectrum. C. Number 15, black bodies are good in, they are good in absorbing and radiating light. याद रखिएगा रिफ्लेक्ट नहीं करती, absorbing
एंड रेडिएटिंग। ठीक है, ऑफ हीट कह लो आप। सो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बिंग रेडिएशन ए, रिफ्लेक्टिंग रेडिएशन रॉन्ग, इंसुलेशन ऑफ रेडिएशन रॉन्ग, ऑल ऑफ दीज। इंसुलेटर तो है ही नहीं है। अब आ जाइए ग्रेड 8 साइंस वर्कशीट नंबर 2। ये रीजनिंग क्वेश्चन है, रीजंस आपको बताने हैं। नंबर 1, वाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्रेफाइट क्यों गुड कंडक्टर है हीट का? इसके पास मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये स्टेटमेंट्स देख लीजिएगा क्या क्या आप लिख सकते हैं। बिकॉज ग्रेफाइट कंटेन्स फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ग्रेफाइट में सिर्फ आप यही रीजन दे सकते हैं, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। अगर पेपर में आपसे पूछा जाता मेटल, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये सवाल आ रहा है। वाई मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें आप क्या क्या दे सकते हैं? इसमें एक तो यही स्टेटमेंट हो जाएगा, एक तो ये स्टेटमेंट आ जाएगा। इसके अलावा आप क्या कह सकते हो? मेटल एटम्स, एटम की जगह पार्टिकल्स भी लिख सकते हो। वाइब्रेट टू ट्रांसफर हीट। ये सिर्फ मेटल्स के लिए, ग्रेफाइट के लिए नहीं है। ग्रेफाइट में ये स्टेटमेंट नहीं देंगे आप। नंबर 2, विल अ मैग्नेटिक फोर्स पास थ्रू अ लोडोस्टोन। लोडोस्टोन एक नेचुरल मैग्नेट है, इसमें मैग्नेटिक फोर्स फास्ट पास नहीं हो सकती। आंसर आएगा नो, बिकॉज लोडोस्टोन इज अ नेचुरल मैग्नेट। नंबर 3, why foxes are considered as both carnivore and scavenger। फॉक्सेस जो है वो हंट करके भी खाती हैं, फीड करती है दूसरे ऑर्गेनिज्म, उसके अलावा डेड ऑर्गेनिज्म को भी खाती हैं। बिकॉज फॉक्सेस hunt their prey as well as feed on dead organisms। ये मेंशन करेंगे आप, डेड ऑर्गेनिजम्स को भी ये खाती हैं, इसी वजह से इनको हम स्कैवेंजर और कार्निवोर दोनों कहते हैं। वाई वॉल्यूम ऑफ मेटल्स डिक्रीज ऑन कूलिंग। सिंपल लॉजिक है, ये देख सकते हैं आप, मेटल एटम, ये मेटल एटम है, ठीक है, एक बॉक्स है। अब क्या कर रहे हैं, आप कूल डाउन कर रहे हैं। जब आप कूल डाउन करते हैं, ये अगेन बॉक्स बना रहा हूं, अब मेटल एटम क्या है, करीब आ जाएंगे। पार्टिकल्स या एटम्स ऑफ मेटल कम क्लोजर टू ईच अदर। पार्टिकल्स और एटम्स ऑफ मेटल कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। नंबर 5, why wooden chair is not a transparent material। वुडन चेयर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है, ये ओपेक है, इट इज ओपेक। और ओपेक वो होता है मटेरियल, ओपेक मटेरियल वो होता है विच डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू, बिकॉज
it does not allow any light to pass through them. इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है. नंबर 6, वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू. सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, अल्कली भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें बिकॉज इट इज अ बेस और अल्कली, दोनों आंसर सही है. इट्स एन अल्कली लिख दें या बेस लिख दें, दोनों आंसर बिल्कुल सही है. नंबर 7, वाई डिकम्पोजर्स आर इम्पोर्टेंट. डिकम्पोजर्स जो है वो सॉफ्ट स्कैवेंजर्स जो सॉफ्ट पार्ट को खाते हैं डेड ऑर्गेनिज्म के, और फिर उसके बाद जो डिकम्पोजर जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये एक्ट करता है डेड बॉडीज पे और एक्सट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम एंड रिटर्न इट बैक टू द सॉइल. इसी के साथ एनर्जी भी रिलीज कर देते हैं एंड दैट एनर्जी ऑल्सो गो बैक टू द सिस्टम. ये पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, इसमें एनर्जी जो है वो भी रिसाइकल होती है. तो आप लिखेंगे इसमें डिकम्पोजर्स रिसाइकल, ये रिसाइकल कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी. आप मजीद स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिसाइकल और रिटर्न न्यूट्रिएंट्स बैक टू द soil and energy in the air, in the atmosphere. एटमॉस्फेयर में ये रिटर्न कर रहे हैं एनर्जी को और न्यूट्रिएंट जो है सॉइल को वापस दे रहे हैं, जो कि लेटर यूज होते हैं फॉर द growth and development of plant. That's why these decomposers are important. Number 8, how can you conclude that a gas is produced when an acid is reacted with metals? देखिए, जब भी गैस प्रोड्यूस होगी, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पर एसिड और मेटल की रिएक्शन की बात हो रही है, इसके अलावा एसिड और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन है, उधर भी गैस प्रोड्यूस होती है. तो आप लिखेंगे बबल्स, बबलिंग. आपको बबलिंग से पता चलेगा. आप लिखेंगे bubbles are produced. बबल्स की जगह एफरवेसेंस भी लिख सकते हैं, एक्सेप्टेबल है. फिजिंग भी लिख सकते हैं. अब आ जाते हैं हम नॉलेज विद अंडरस्टैंडिंग. ये एक साइंस वर्कशीट नंबर 3 है. दिस क्वेश्चन इज अबाउट एसिड्स एंड अल्कलीज. ये एसिड्स और अल्कलीज की है वर्कशीट. नेम द प्रोडक्ट्स obtained from the reaction between number 1 नाइट्रिक एसिड एंड जिंक कार्बोनेट. ये एसिड का रिएक्शन है, एसिड और मेटल कार्बोनेट. सिर्फ एसिड और कार्बोनेट अगर आप देखते हैं तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलती है. आपको प्रोडक्ट इन्होंने पूछी है, आप सिर्फ प्रोडक्ट्स बतानी, पूरा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है. याद रखिएगा, जब भी एसिड और मेटल कार्बोनेट मिलते हैं तो आपको 3 प्रोडक्ट मिलती है: मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो लिख दीजिए आप. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. अब आ जाइए, आपका जो मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो कैसे प्रेडिक्ट करोगे. ये रहा जिंक और ये रहा नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड के अंदर होता है नाइट्रेट आयन. तो नाइट्रिक एसिड से जो सॉल्ट मिलता है, नाइट्रिक एसिड, इससे जो सॉल्ट्स मिलते हैं, सॉल्ट ऑब्टेन्ड, वो कौन सा होगा? नाइट्रेट होगा. नाइट्रिक एसिड से सॉल्ट होगा नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड. तो आप लिख देंगे यहाँ पे जिंक नाइट्रेट.
अगर एसिड आपके पास होता हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सॉल्ट आपको मिलता क्लोराइड, मेटल क्लोराइड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड होता तो आपको मिलता मेटल सल्फेट। ये सारे सॉल्ट्स हैं, मैं खाली सल्फेट लिख रहा हूँ, लेकिन समझ लीजिए ये मेटल सॉल्ट की ही बात होगी। यहाँ मेटल सल्फेट मिलेगा इफ सल्फ्यूरिक एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की केस में मेटल क्लोराइड मिलेगा, नाइट्रिक एसिड में मेटल नाइट्रेट मिलेगा, जैसा कि इस रिएक्शन में मिला है। अगला रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन है, इसमें दो प्रोडक्ट मिलती है, वाटर एंड सॉल्ट। वाटर लिख लीजिए सबसे पहले। सॉल्ट कौन सा मिलेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट मिलता है, जिंक मौजूद है तो आप लिखेंगे जिंक सल्फेट, ये सॉल्ट मिलेगा यहाँ पर। नंबर 3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड, एसिड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। अगेन दो प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पर। जब भी मेटल हाइड्रोक्साइड और एसिड को रिएक्ट करवाते हो, वाटर एंड सॉल्ट मिलता है। वाटर लिख दीजिए आप। सॉल्ट कौन सा मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैंने ऊपर बता दिया था। मेटल क्लोराइड मिलेगा, यहाँ पर जिंक क्लोराइड मिल जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक। अब ये देखिए मेटल और एसिड का रिएक्शन, ये मेटल है और एसिड है। मेटल एसिड के रिएक्शन में क्या क्या मिलता है हमें, हाइड्रोजन गैस मिलती है और मेटल सॉल्ट मिलता है। मेटल सॉल्ट कौन सा होगा, जिंक सल्फेट। स्टेट अवे सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट देगा। Number 5, name the products obtained when potassium hydroxide is reacted with ammonium chloride. Ammonium chloride is ammonium salt. ये ammonium salt है। Potassium hydroxide is alkali और metal hydroxide. अल्कली और मेटल हाइड्रोक्साइड। अल्कली या मेटल हाइड्रोक्साइड को आप अमोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है, अल्कली और मेटल हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे होने जा रहा है, अमोनियम सॉल्ट से होने जा रहा है। तीन प्रोडक्ट्स मिलेंगी भाई यहां पर, याद रखिएगा तीन प्रोडक्ट्स। एक तो आपको मिल जाएगा सॉल्ट, मेटल सॉल्ट मिल जाएगा, मेटल सॉल्ट। दूसरा आपको मिल जाएगा वाटर। तीसरा आपको मिलेगा यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट है, अमोनिया मिलेगा। याद रखिएगा अमोनियम नहीं मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सबसे पहले तो अमोनिया लिख दीजिए, प्लस वाटर लिख दीजिए। अब सॉल्ट आपको बताना है कौन सा मिलेगा, मेटल सॉल्ट। मेटल यहाँ पे कौन सा नजर आ रहा है, पोटासियम, और यहाँ पे क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम या पोटेशियम क्लोराइड। नंबर बी, गिव एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ बोथ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती है, नाइट्रिक एसिड है, आप क्वेश्चन से भी पिक कर सकते हैं नाम। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एथेनोइक एसिड। ये एक वीक एसिड होता है, ये वेनिगर में पाया जाता है, एथेनोइक एसिड। इसके अलावा भी अगर आप कोई एसिड लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे नाइट्रस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, एक्सेट्रा। अब ये कह रहे हैं बेस। बेस में आप क्या लिख सकते हैं, बेसिस में किसी भी मेटल का नाम लिख दो, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम। मेटल हाइड्रोक्साइड का लिख दो,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख रहा हूं मैं। कोई भी सब्सटेंस जो कैंसिल आउट कर रहा है एसिड के इफेक्ट को, वो बेस है। एनी मेटल कार्बोनेट एक्सेट्रा। ये बहुत लंबी लिस्ट है, आपकी मर्जी है, जिसको लिखना है लिख सकते हैं आप। लिस्ट डाउन एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के आपको कोई से 4 इफेक्ट बताने हैं, इनमें से कोई से 4 दे दीजिए। एनी 4 फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, जिसको आप किल प्लांट्स भी कहते हैं, और किल प्लांट्स, किल एनिमल्स, किल मरीन लाइफ। और क्या लिख सकते हैं आप? डिसॉल्व मेटल स्ट्रक्चर्स। मेटल स्ट्रक्चर्स को ये डिसॉल्व कर देता है एसिड। क्यों? क्योंकि मेटल रिएक्ट कर जाता है एसिड से। डिसॉल्व मेटल स्ट्रक्चर्स। और क्या दे सकते हैं आप? इरोड बिल्डिंग्स। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम दे सकते हैं आप, ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी दे सकते हैं आप, एक्सेट्रा। ये सारे जो है इफेक्ट्स हैं एसिड रेन के। आपने टेस्ट बताना है और रिजल्ट बताना है। यहाँ पर गैसेस कौन कौन सी है? हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया गैस है। हाइड्रोजन गैस, टेस्ट क्या है इसका? बर्निंग स्प्लिंट लिखेंगे, या बर्निंग मैच स्टिक भी लिख सकते हैं। बर्निंग स्प्लिंट और मैच स्टिक। ये पॉप्सअप या स्क्वीकी साउंड प्रोड्यूस करता है। पॉप्सअप और स्क्वीकी साउंड। अगली गैस पर आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर मिल्की कर देगा। इसको टर्न्स क्लाउडी भी लिख सकते हैं हम। अमोनिया गैस, डैम्प या मॉइस्ट लिटमस पेपर। इसको ये कर देगा ब्लू। याद रखिएगा, ब्लू करेगा, रेड नहीं करेगा। टर्न्स ब्लू। डैम्प या मॉइस्ट लिखना बहुत जरूरी है। अब ये आपके पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनाइए आप ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट हिट कर रही है स्मूथ सरफेस। सेकंड, रफ सरफेस की बात कर रहा है, और फिर कह रहा है रिफ्लेक्टेड रे की आप बात बताएं कौन सी ऑप्टेन हो। स्मूथ सरफेस, ये रहा आपका स्मूथ सरफेस। स्मूथ है, ये रही आपकी रिफ्लेक्टेड रे। लाइट आ गई, ये आपने सिंपल, और ये आपकी। और कह रहा है रिफ्लेक्टेड रे जो ऑब्टेन हो रही है उसको आप क्या कहेंगे? ये आपकी पैरेलल रे ऑब्टेन हो रही है, स्कैचर्ड नहीं है, अनस्कैचर्ड लिख दें, अनडिफ्यूज लिख दें। स्कैचर्ड नहीं हो रही, अनस्कैचर्ड और पैरेलल। इसके अलावा आप कन्वर्जिंग भी लिख सकते हैं। रफ सरफेस पे क्या होगा? ये देखिएगा रफ सरफेस। रफ सरफेस पहले देख लें आपने बनाना जो है, किस तरह बनेगा रफ सरफेस। ये आपका रफ सरफेस है। ये स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है। अब ये देखिए, इस पे लाइट हिट कर रही है।
यहाँ पे आपके पास डिफ्यूज्ड और स्कैटर्ड रेज बनेगी। कंप्लीट एंड ड्रॉ ऑल लाइंस टू शो मैग्नेटिक फोर्स अराउंड द मैग्नेट्स मेंशन डायरेक्शन यूजिंग एरोस। ये देखिएगा अपोजिट पोल्स है, हमें पता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, तो आपने इसको इस तरह बनाना है। मिला दीजिए आप लाइंस को। तरह आप लाइन को मिला देंगे और ये डायरेक्शन जरूर शो करनी है आपने, लाजमी डायरेक्शन शो करेंगे। ये इस तरह हो जाएगा। कंसिडर द फूड चेन शोन बिलो एंड गिव सुटेबल आंसर्स। ये फूड चेन का है। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। हाउ मेनी लिंक्स आर देयर इन दिस फूड चेन? कितने लिंक्स हैं? ईच ऑर्गेनिज्म एक्टिंग एज अ लिंक इन दिस फूड चेन। वी हैव 1 2 3 4 5 6 लिंक्स हैं यहाँ पर। 6, तो आप 6 लिखेंगे यहाँ पर। नेम प्रोड्यूसर्स, टोटल कंज्यूमर्स, टोटल प्रीडेटर्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस फूड चेन। सोर्स ऑफ एनर्जी डेफिनेटली आपको पता है सनलाइट है, तो आप लिख दीजिए सनलाइट। इसके अलावा क्या क्या पूछा है? टोटल प्रीडेटर्स पूछा है, टोटल कंज्यूमर्स पूछा है, प्रोड्यूसर्स पूछा है। कितने प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पे? इसको आप गौर से देखिए। आपके पास एक ही है प्रोड्यूसर, ये आपका प्रोड्यूसर है। ये प्रोड्यूसर है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट अब्सॉर्ब करके फूड बना रहा है, और बाकी सारे कंज्यूमर्स हैं। प्रोड्यूसर आपके पास कितना होगा? प्रोड्यूसर में आप दे देंगे 1। टोटल कंज्यूमर वो जितने ऑर्गेनिज्म इसको खा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 4 5। हमें नंबर गिनने की जरूरत नहीं है, हम बस जो हर लिंक में जो ऑर्गेनिज्म आता जा रहा है उसको काउंट करेंगे, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स किसको कहते हैं? जो फीड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को। शार्क फीड कर रही है टूना को, तो ये हो गई प्रीडेटर। एक तो ये हो गया पी। टूना फीड कर रही है मैकल को, ये भी प्रेडेटर है। मैकल फीड कर रही है स्मॉल फिश को। स्मॉल फिश जो है फीड कर रही है श्रिम्प लाइक क्रीचर्स, तो ये भी प्रेडेटर। 1 2 3 4, 4 आपके पास प्रेडेटर्स हैं यहाँ, तो 4 लिख दीजिए। ये हो गया। टूना इज अ प्रे एंड प्रेडेटर एट द सेम टाइम। व्हाट इज प्रेडेटर? प्रेडेटर विच हंट्स या किल अदर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से दें या प्रे दे दें? What does the arrow represent in the food chain? इस फूड चेन में ये जो एरो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस एरो की बात हो रही है। 1 2 3 4 5 6, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर और फ्लो ऑफ एनर्जी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बड़ा फायदा होगा। इंशाल्लाह आप पेपर में बेहतर परफॉर्म करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल एग्जाम। Press like and share my videos. For more videos, subscribe to my channel and press the bell icon.